नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे रिवॉल्यूशनरी और डीपली डिस्कस्ड एस्से के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या आर्ट और पोएट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस एस्से को लिखा था फेमस पोएट और लिटरेरी क्रिटिक टी.एस. इलियट ने। ये एस्से सबसे पहली बार 1919 में एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द ईगोइस्ट। इस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें उस टाइम के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना होगा। सोचिए उस वक्त के बारे में जब लिटरेचर की दुनिया में रोमांटिसिज्म का पूरा दबदबा था। उस वक्त के लोग और क्रिटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे दिग्गज पोएट की आइडियोलॉजी को मानते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है जो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी से आती है। इसका बेसिक मतलब ये था कि एक कविता एक कवि के अंदर के पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स का एक अचानक उबाल है। लोग सोचते थे कि एक महान कवि वही है जो अपने पर्सनल दुख, दर्द और खुशी को अपने टेक्स्ट में डाल दे। लेकिन टी.एस. इलियट ने इस पूरी सब्जेक्टिव और इमोशनल अप्रोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने मॉडर्निस्ट पोएटिक्स की एक नई और बिल्कुल स्ट्रिक्ट नींव रखी। उनका मानना था कि आर्ट और पर्सनल इमोशंस को अलग रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो आखिर टी.एस. इलियट ने अपना ये आर्गुमेंट कैसे बिल्ड किया? इसको समझने के लिए चलते हैं हमारे वीडियो के पार्ट 2 में रीडिफाइनिंग ट्रेडिशन पर, जहां वो ट्रेडिशन यानी परंपरा के डीप मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। टी.एस. इलियट अपना ऐसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने और लिखने वाले लोग ट्रेडिशन वर्ड को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं, जैसे कि ये कोई बुरी चीज हो। अगर किसी राइटर को ट्रेडिशनल कह दिया जाए तो लोग ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि वो बस पुराने राइटर्स की कॉपी कर रहा है और उसमें कोई नॉवेलिटी या फिर नयापन नहीं है। इंग्लिश रीडर्स हमेशा एक राइटर की ओरिजिनलिटी को ज्यादा प्रेज करते थे और ये ढूंढते थे कि वो राइटर अपने से आने वाले पहले राइटर से कितना अलग या फिर आइसोलेटेड है। लेकिन टी.एस. इलियट इस कॉमन सोच को पूरी तरीके से गलत मानते हैं। वो क्लियरली स्टेट करते हैं कि ट्रू ट्रेडिशन आपको विरासत में बैठे बिठाए नहीं मिल सकता। इसे हासिल करने के लिए एक राइटर को बहुत ज्यादा हार्ड लेबर यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत किस चीज की है? ये मेहनत है अपने अंदर एक हिस्टोरिकल सेंस डेवलप करने की। ये हिस्टोरिकल सेंस इस एस्से का एक बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब है जब एक पोएट कुछ लिखता है तो उसको पास्ट के बारे में सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बीत चुका है, बल्कि उस पास्ट की प्रेजेंस को आज के वक्त में अपने अंदर फील करना चाहिए। टी.एस. इलियट का मानना था कि एक सक्सेसफुल पोएट को लिखते वक्त ऐसा फील होना चाहिए कि पूरा का पूरा यूरोपियन लिटरेचर, फेमस एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर से लेकर आज तक एक साथ उसके सामने एग्जिस्ट कर रहा है। इसे वो एक साइमल्टेनियस ऑर्डर कहते हैं, मतलब सारे ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एक साथ ही एक टाइमलाइन पर जिंदा है। इस वास्ट टाइमलेस कॉन्सेप्ट को टी.एस. इलियट माइंड ऑफ यूरोप का नाम देते हैं। टी.एस. इलियट के हिसाब से ये माइंड ऑफ यूरोप किसी भी इंडिविजुअल पोएट के पर्सनल माइंड से बहुत ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट है। टी.एस. इलियट इस रिलेशन को समझाने के लिए एक और बहुत ब्रिलियंट फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो आइडियल ऑर्डर कहते हैं। वो कहते हैं कि सोचिए पास्ट के जितने भी ग्रेट लिटरेरी मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपस में मिलकर एक परफेक्ट फैमिली या आइडियल ऑर्डर बनाते हैं। जब भी कोई एक सच में नया और महान वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट होता है तो वो सिर्फ एक लिस्ट के एंड में ऐड नहीं हो जाता, बल्कि उस नए वर्क को उस आइडियल ऑर्डर में जगह देने के लिए पास्ट के जितने भी पुराने वर्क्स हैं वो आपस में थोड़ा सा रीएडजस्ट होते हैं। उन सबका आपस में जो रिलेशन, प्रपोर्शन और वैल्यू है वो हल्के से बदल जाता है। इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। इसका मतलब है कि पास्ट डायरेक्ट्स द प्रेजेंट, लेकिन इक्वली द प्रेजेंट ऑल्टर्स द पास्ट। पुरानी किताबें नए राइटर्स को गाइड करती है और नई ग्रेट किताबें हमारी पुरानी किताबों को देखने का नजरिया बदल देती है। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल टैलेंट को अकेले जज नहीं किया जा सकता। उसकी ट्रू वैल्यू तभी पता चलती है जब हम उसको पास्ट के महान डेड राइटर्स के सामने रखकर कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के इस पार्ट में हमने देखा कि टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन और हिस्ट्री को एक नया और डायनामिक रूप दिया। तो चलिए आगे बढ़ते अगले पार्ट की तरफ, द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि एक कवि को अपने पास के महान राइटर्स और यूरोप के माइंड ऑफ यूरोप के सामने सरेंडर करना पड़ता है।
तो अब एक बहुत बड़ा-सा सवाल उठता है कि अगर एक पोएट पूरी तरीके से ट्रेडिशन को फॉलो करेगा, तो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी या फिर पर्सनल आइडेंटिटी का क्या होगा? टीएस इलियट इसका बहुत ही बोल्ड और स्ट्रिक्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चे आर्टिस्ट की प्रोग्रेस एक कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस है, यानी लगातार खुद की कुर्बानी देना। और इसे वो एक टेक्निकल टर्म देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई राइटर अपनी कला को मैच्योर करता है, तो उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी खुद की लाइफ के दुख दर्द और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपनी पोएट्री से पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए। यहाँ पर टीएस इलियट सीधा अटैक करते हैं महान पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ पर और उस वक्त की फेमस रोमांटिक सोच पर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, लेकिन टीएस इलियट इस डेफिनेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। वो अपनी इम्पर्सनल थ्योरी को समझाते हुए इस एस्से में एक बहुत ही फेमस लाइन बोलते हैं, जिसे आपको अपने नोट्स में जरूर से ऐड करना चाहिए। वो कहते हैं, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। उनका कहना है कि पोयम यानी कि एक कविता आपके पर्सनल इमोशंस को खुला छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि उन पर्सनल इमोशन से बच के निकलने का नाम है। टीएस इलियट क्लियर करते हैं कि दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक होता है पर्सनल इमोशन और दूसरा होता है आर्टिस्टिक इमोशन या फिर आर्ट इमोशन। पर्सनल इमोशन वो होते हैं जो पोएट अपनी रियल लाइफ में फील करता है, जैसे कि दिल का टूटना या फिर खुशी मिलना। ये बहुत रॉ और सिंपल होते हैं। लेकिन आर्ट इमोशन एक बिल्कुल नई और रीडिफाइंड चीज है, जो सिर्फ एक कविता के अंदर जिंदा रह सकती है। टीएस इलियट के हिसाब से पोएट का दिमाग एक रिसेप्टिकल यानी एक कंटेनर की तरह होना चाहिए। उस कंटेनर में बहुत सारे अलग अलग फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और फ्रेजेस स्टोर होते रहते हैं। एक महान पोयम तभी बनती है जब ये सारे अनुभव उस आर्टिस्ट के माइंड में मिक्स होकर एक कंप्लीटली नया आर्ट इमोशन बनाते हैं। और इस नए आर्ट इमोशन का पोएट की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिमाग के अंदर मिक्सिंग का प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। एक कवि यानी कि एक पोएट अपने इमोशंस को मिक्स करके उनसे अलग कैसे रह सकता है? इसको एकदम साइंटिफिकली और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए हम आते हैं अपने वीडियो के अगले सेक्शन पर, द प्लैटिनम कैटलिस्ट एनालॉजी। ये टीएस इलियट के एस्से का सबसे फेमस और विजुअल हिस्सा है, जहां हमें स्मूथ ट्रांजिशन के साथ केमिस्ट्री लेबोरेटरी में चलना होगा। टीएस इलियट कहते हैं कि सोचिए आप एक लैब में हैं और आपके पास एक चैम्बर है जिसमें दो गैसेस भरी हुई है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। जब तक ये दोनों गैसेस अकेले उन चैम्बर्स में है, उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इस गैस चैम्बर में प्लैटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं, तो तुरंत एक रिएक्शन होता है और एक कंप्लीटली नया एसिड बन जाता है, जिसे सल्फरस एसिड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए टीएस इलियट इसको पोएट्री के क्रिएशन प्रोसेस से कैसे जोड़ते हैं। इस एनालॉजी में जो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैं, वो है पोएट के कच्चे इमोशंस और फीलिंग्स। जो केमिकल रिएक्शन हुआ, वो है कवि का आर्टिस्टिक प्रोसेस। और नया सल्फरस एसिड बनकर जो बाहर आया, वो है आपकी पोएट्री यानी कि एक नया आर्ट इमोशन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में पोएट का दिमाग कहाँ है? पोएट का दिमाग वो प्लेटिनम का टुकड़ा है। केमिस्ट्री में प्लेटिनम यहाँ एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब है वो एलिमेंट जो रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो खुद उस रिएक्शन में मिक्स या फिर चेंज नहीं होता। जब वो नया सल्फरस एसिड बनता है, तो उस एसिड के अंदर आपको प्लैटिनम का एक भी ट्रेस या फिर एक भी कतरा नहीं मिलेगा। प्लैटिनम जैसा पहले था, बिल्कुल वैसा ही इनर्ट, न्यूट्रल और अनचेंज्ड बचा रहता है। बिल्कुल इसी तरह टीएस इलियट समझाते हैं कि एक महान पोएट का दिमाग, एक प्लैटिनम, उन रॉ इमोशंस को प्रोसेस करके एक मास्टरपीस पोयम यानी कि एक सल्फरस एसिड तो बना देता है, लेकिन उस फाइनल पोयम के अंदर पोएट की खुद की कोई पर्सनल आइडेंटिटी या फिर उसके पर्सनल रोने धोने का कोई ट्रेस नहीं होना चाहिए। पोएट का दिमाग इस प्रोसेस में अनटच्ड, न्यूट्रल और अनइन्वॉल्व रहना चाहिए। यही इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री का अल्टीमेट फाउंडेशन है। कितना ब्रिलियंट तरीका था ना, पोएट्री और आर्ट जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हार्ड साइंस से एक्सप्लेन करना। इस एक साइंटिफिक एनालॉजी ने उस वक्त के पूरे लिटरेरी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसने पोएट को एक रोमांटिक हीरो से हटाकर एक डिटैच्ड ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट बना दिया था। तो चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री की लैब से बाहर निकलते हैं
और देखते हैं टीएस इलियट के इन बोल्ड आइडियाज ने आने वाले वक्त में लिटरेचर पर क्या असर डाला। अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो के अगले पार्ट को, लेगेसी एंड पुशबैक। टीएस इलियट का ये एसे 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इस एसे ने लिटरेरी स्टडीज की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी और एक नई क्रिटिकल मूवमेंट को जन्म दिया, जिसे हम न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म ने टीएस इलियट की इस बात को अपना रूल बना लिया कि हमें पोएट को नहीं बल्कि सिर्फ पोएट्री को जज करना चाहिए। इसका असर ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पहले जहां लिटरेचर की क्लासेस में पोएट की पर्सनल लाइफ और लव लेटर्स को डिस्कस किया जाता था, वहीं अब सारा फोकस सिर्फ टेक्स्ट की टेक्निकलिटी और उसके स्ट्रक्चर पर आ गया। लगभग 50 सालों तक इस थ्योरी का यूनिवर्सिटीज में पूरा दबदबा रहा। लेकिन जहां एक तरफ टीएस इलियट को एक जीनियस माना गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी झेलनी पड़ी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, नए क्रिटिक्स ने इस एसे की खामियां निकालनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा काउंटर अटैक किया अमेरिकन क्रिटिक हारोल्ड ब्लूम ने। आपको याद होगा कि पिछले सेक्शंस में हमने देखा था कि टीएस इलियट कहते हैं कि एक नया कवि पास्ट के मास्टर्स के सामने सरेंडर करता है और ट्रेडिशन बड़ी शांति से उस नए कवि को अपने आइडियल ऑर्डर में एडजस्ट कर लेती है। लेकिन हारोल्ड ब्लूम ने अपनी बुक द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में कहा कि ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सोच है। हारोल्ड ब्लूम के अकॉर्डिंग पोएट का पास्ट के पोएट्स के साथ रिलेशन इतना शांति प्रिय नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग एक नए राइटर को हमेशा अपने पूर्वजों से एक डर या फिर एंजाइटी रहती है। नए पोएट को लगता है कि उसके आने से पहले ही सब कुछ महान लिखा जा चुका है, इसलिए वो ट्रेडिशन से ब्यूटीफुली कंफर्म नहीं करता, बल्कि उस पास्ट ट्रेडिशन के खिलाफ एक बहुत एग्रेसिव और टिमिटलिस रेबेलियन यानी बगावत करता है ताकि वो अपनी जगह बना सके। इस साइकोलॉजिकल पुशबैक के अलावा टीएस इलियट को सोसाइटी और कल्चर के लेंस से भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने उनके इस एसे पर बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि टीएस इलियट बार बार माइंड ऑफ यूरोप की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही यूरोसेंट्रिक सोच है। जब टीएस इलियट महान ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मेल डोमिनेटेड और व्हाइट यूरोपियन ट्रेडिशन की बात कर रहे होते हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि इस इम्पर्सनल बनने की डिमांड ने फीमेल राइटर्स को मार्जिनलाइज कर दिया, क्योंकि सोसाइटी ने औरतों को हिस्टोरिकली पर्सनल और डोमेस्टिक एक्सपीरियंस तक ही सीमित रखा था। और साथ ही पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स का मानना था कि माइंड ऑफ यूरोप पर फोकस करने का मतलब है बाकी सारी नॉन वेस्टर्न कल्चर्स और कोलोनाइज्ड कंट्रीज के लिटरेचर को टोटली इग्नोर कर देना, जो कि काफी एलिटिस्ट है। अब इन सारे क्रिटिसिज्म के बाद हम आते हैं अपने फाइनल हिस्से पर। लेट्स रैप इट अप विद अ कंक्लूजन। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इतना महान क्यों है? सच तो ये है कि चाहे आप हारोल्ड ब्लूम की तरह टीएस इलियट से डिसएग्री करें या फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के थ्रू उनकी गलतियां निकालें, आप इस एस्से के इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। टीएस इलियट ने लिटरेचर को सब्जेक्टिव रोने धोने से उठाकर एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन और रिगरस आर्ट फॉर्म बना दिया। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को याद दिलाया कि ओरिजिनलिटी का मतलब हवा में से कुछ नया पैदा करना नहीं होता, बल्कि ट्रू ओरिजिनलिटी तभी आती है जब आप अपने हिस्ट्री, अपने पास्ट की फाउंडेशंस पर खड़े होकर कुछ नया क्रिएट कर सके। टीएस इलियट की वो प्लेटिनम कैटलिस्ट वाली एनालॉजी भी आज कुछ लोगों को पुरानी लग सकती है, लेकिन उसने पोयम को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पढ़ने वालों को पोएट की लाइफ से ज्यादा पोएट्री से प्यार करना सिखाया, और यही वजह है कि 1919 में लिखा गया ये ऐसे आज तक लिटरेचर के हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन टीएस इलियट के मॉन्यूमेंटल एसे पर। मुझे उम्मीद है कि इस आसान भाषा और डिटेल्ड ब्रेकडाउन से आपको ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।